तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो ऐसे शख्स का करने जा रहे हैं जो कि पिछले 10 सालों से अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है और ना जाने अपना कोचिंग के माध्यम से हज़ारों छात्रों का भविष्य बदल दिया। और हर एक संघर्ष के पीछे एक कोई कहानी होता है, जिस कहानी को हम आज करीब से देखने के लिए जा रहे हैं और आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अब आगे उनके सेंटर पर। चलिए मिलाते हैं हम आपको मिस्टर निर्मल सर जी से, और अभी मौजूद हैं निर्मल सर के यहाँ पर। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। तो कुछ अपने बारे में बताइए ऑडियंस को। नमस्कार, मैं निर्मल कुमार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको इस चुने कि आप आइए सर हमारे चैनल पर पॉडकास्ट किए और आप हमारे यहाँ आ करके इतना अच्छे से सेटअप तैयार किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं पिछले 10 वर्षों से यानी कि यहाँ पे 2015 से करियर का शुरुआत किया था, और करियर का शुरुआत MS एजुकेशन पॉइंट के साथ किया था। उसमें मेरे एक दोस्त थे, बहुत अच्छा दोस्त, उसका नाम सुमित कुमार है। वो हम दोनों मिल के इस संस्था को शुरू किए थे। लेकिन अब आगे आप जो भी पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर, जो आपने जिस टाइम स्टडी करते थे, स्टडी से डायरेक्ट कोचिंग में मतलब कैसे आना हुआ, या फिर कोई एक्सीडेंट? देखिए, स्टडी से मैं बचपन से पढ़ने में अच्छा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। आप मेरे दोस्तों वगैरह से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जगदीशपुर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि मैं यहीं से मॉडर्न पब्लिक स्कूल से बचपन में पढ़ाई किया हूँ, जो प्राइवेट स्कूल है। उसके बाद मिडिल स्कूल जगदीशपुर, फिर लोकनाथ हाई स्कूल जगदीशपुर से मेरा स्टडी रहा। लेकिन ये इस एरिया में आना, मैं +2 पढ़ाई के लिए भागलपुर गया था, वहीं से मेरी साइंस की पढ़ाई हुई। उसके बाद एक दिन उसके बाद मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, शुरू से कि मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ड्रीम लेके चले थे। लेकिन हुआ क्या कि मैं IT का एग्ज़ाम दिया, है ना, उसमें मेरा रैंक कम आने की वजह से मुझे IT कॉलेज नहीं मिला। उसके बाद अच्छे कॉलेज नहीं मिला, तो मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, जहाँ पर आप जानते हैं डोनेशन पड़ता है, जो मेरे घर के परिवार का वो संभव नहीं था कि हमें उतना पेमेंट मिल सके, अफोर्ड कर सके। तो फिर मैं सोचा कि कुछ बड़ा ही करूँगा, ठीक है। तो उससे बड़ा एग्ज़ाम क्या था, मेरे समझ में आया कि NDA का तैयारी करते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी। उसका भी मैंने 2 बार एग्ज़ाम निकाला है, लेकिन उसमें भी समस्या क्या हुआ कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होने की वजह से उसमें भी मेरा करियर नहीं बन पाया। तब हम क्या करने लगे कि दौड़ने लगे कि चलो अब डिफेंस में चले जाते हैं, क्योंकि हाइट अच्छी है तो लोग हमको बोलते हैं कि सर आप डिफेंस में ट्राई करिए तो तुरंत हो जाएगा। तो उसी में एक दिन हम दौड़ रहे थे फील्ड पे, तो मेरा दोस्त सुमित कुमार भी दौड़ रहा था। तो उसको पूछे कि क्या करता आजकल रे, तो बोला कि बस ऐसे ही ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं। बोले चलो दोनों मिल के जगदीशपुर में कोचिंग खोलते हैं और भागलपुर के तरह कोचिंग संस्था बनाते हैं। तो तैयार हो गया। फिर उनको लाए तो उनसे पूछे तुम क्या पढ़ाओगे, तो उनका बचपन से हिंदी संस्कृत बहुत अच्छा था, उसमें टॉपर रहा था हमारे क्लास का, वो हमेशा वो रहता था, कैप्टन मॉनिटर रहता था। अच्छा। तो बोला हम वो पढ़ाएंगे, और हम बचपन से मैथ पढ़े हैं, तो सोचे हम चलो मैथ पढ़ाते हैं। और सोशल साइंस हमारी बचपन से अच्छा था। मेरे गुरुजी थे नरेश चंद्र यादव, वो मुझे बचपन से सोशल साइंस वो ऐसे सिखाए हैं जैसे लगता है कि मेरे दिल में बस गया है। और आज हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो आधा आधी सोचे तो हम उन्हीं को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिन भर करते रहते हैं, वो रहा। फिर दोनों आए जगदीशपुर में, संस्था शुरू के, नाम रखे MS एजुकेशन पॉइंट। इस कोचिंग को चलाने में अभी जो एक कोचिंग सेंटर चलता है राहुल सर का, वो मुझे मदद किए। शुरू में उनका MS कोचिंग सेंटर था, तो हम वहाँ से स्टार्ट हो हमारा जर्नी का। लेकिन सच बात तो ये है कि इस कोचिंग संस्था को चलाने के लिए मुझे किसी का परमिशन नहीं था, ना मम्मी का ना पापा का। अच्छा। पापा हमारे बोले कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बचपन से पढ़ाए हैं और तुम कोचिंग खोलेगा, अरे सरकारी नौकरी लो, उसका क्रेज जो होता है समाज में जानते ही। तो मम्मी कुछ नहीं दी। तो मेरे पास मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था कि हम पोस्टर बैनर भी बनवा सके। तो अपनी छोटी बहन है, मुझसे छोटी है, उनसे हम पैसा मांगे और वो हमको 300 रुपया दी थी, और 300 ले करके लिए उनसे। और फिर यहाँ पर एक गायत्री प्रेस है, अंगारी का ही है, तो उनको राहुल सर फोन कर दिए कि 300-600 बैनर का हो रहा था दाम, तो 300 ही देगा, 300 आप बाद में ले लीजिएगा। तो हम बैनर छपाए। फिर हम दोनों उस समय बहुत कम उम्र के थे, लोगों को बोलते थे मेरे पास पढ़ने चलो, तो हमको देख के ही बोलता था इतना कम उम्र इसके पास कौन पढ़ेगा। लेकिन हमारी पढ़ाई अच्छे जगह से हुई थी, और
मैं अच्छे अच्छे एग्ज़ाम का, जैसे एनडीए आपको बताया, आईटी बताया, इसका मैंने तैयारी किया था, इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो था ही कि पढ़ा सकते हाँ हैं। पढ़ा सकते हैं। तो बहुत संघर्ष करके लोगों को बोल बोल के मैंने शुरू जो किया था एमएस एजुकेशन, तो सर के यहाँ स्टार्ट किया था, लेकिन 15-20 दिन पढ़ाया, सर का हॉल फिर भर गया। फिर मैंने आकर के एमएस एजुकेशन बगल में बना, बड़ा संस्था बनाया। तो वहाँ से उस वक्त भी हमारा सोच नहीं था कि हम टीचर ही रहेंगे, बस उस वक्त ये सोच के पढ़ाते थे कि हम किसी तरह से भी 2.5-3 लाख रुपया कमा लें, जिसमें 1.5 लाख आईएएस का फीस है ना, और 2 साल हम दिल्ली में रह करके किसी तरह से पढ़ लेंगे। तो इसी लोभ में हम टीचर बने आए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आगे चल के हम जो है निर्मल क्लासेस खोलेंगे, फिर निर्मल गुरुकुल खोलेंगे, एक स्कूल चलाएंगे। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। कहे तो टीचर बनना हमारा एक तरह से एक्सीडेंटल घटना है। कभी आपको लगा कि शायद ये फैसला गलत था या सही? हाँ, देखिए, समाज का जब प्रेशर को समझते हैं, लोगों का जब देखते हैं कि एक सोच जो होता है कि सरकारी नौकरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी शादी में भी सरकारी नौकरी लोड़ा बना कि इतना रोड़ा कि सबका कहना था सरकारी नौकरी होना चाहिए। टीचर कोचिंग मास्टर को कौन पहचानता है, क्या वैल्यू है, कल बंद हो जाएगा। तो उस वक्त कभी कभी लगा कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अंदर से एक वेल कॉन्फिडेंस आता है कि कोचिंग चला करके हमको अमीर नहीं बनना है, बल्कि कोचिंग चला करके हमें लोगों में अपनी पहचान बनानी है, हम दूसरे को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, पहचान बनाना है। और हमारा लक्ष्य इससे आगे कुछ होगा, जो हम उसका अभी प्री तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिवील नहीं करना है। हाँ, अभी उसको नहीं बता सकते हैं। तो बट इतना हम लोगों में भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपका निर्मल जो है ना, आप भरोसा कर सकते हैं, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। वो हम अभी काम कर रहे हैं फिलहाल। तो कोचिंग के पहले दिन कितने स्टूडेंट आए थे आपका? तो जिस दिन हम कोचिंग शुरुआत किए थे, तो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था अंगारी से लड़का, तो जो कि कहे तो पढ़ने में ध्यान नहीं देता था। क्या आप उसका नाम लेना चाहेंगे? एक बार फेल हो गया, तो उनका नाम है, उनका अंगारी में उनको बोलते थे हम लोग। ऐसे अभी बाज़ार पे वो टी शर्ट का दुकान चलाते हैं, कपड़ा का दुकान है, शायद अंगारी का लड़का है। आप आइएगा इधर से तो क्या बोलते हैं, इमली गाछ वाला रोड में है। अच्छा, नाम भूल रहा है उसका, फंटूस कुछ नाम है उसका। तो उसी वो पहला आया, फिर मेरी 2 बहन आई पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये 2-3 स्टूडेंट्स मैंने शुरू किया था। उस दिन घर जाकर सबसे पहले क्या सोचे थे जब आपने मतलब कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए थे? घर आपको क्या बताएंगे, हमको शुरू से अंदर से यह बिल्ड पावर था कि मुझे पैसा कमाना है ना, मुझे आईएएस बनना है। और आईएएस बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे, चलो कोचिंग पढ़ाते हैं। जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है उसको यूज करना है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड तो कुछ था नहीं कि मुझे कुछ दे सके। इसीलिए हम ऐसा फुल प्लान में थे कि चाहे जो भी जैसे भी हो, मुझे कोचिंग चला करके आईएएस बनना है तो बनना है, बस यही सोच के हम लोग। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए? हाँ, बहुत बार ऐसा लगा है ना। ऐसा इसलिए लगा कि 1-2 बार हमारे कोचिंग के ऊपर में टारगेटेड भी हुआ है ना, टारगेटेड हुआ। हम जब दिल्ली से आए दोबारा पढ़ करके, आपको बताएं कि आईएएस बनने का जो सपना था, तो एमएस हम 2015 से लेके 20 तक चला है। 20 में हमारा एक बैच बना आर्ट्स का, खास करके इसमें 130 स्टूडेंट आया, और सारे स्टूडेंट मुझे 4-4 हज़ार करके दे दिया। ईमानदार सब स्टूडेंट था। और आज स्टूडेंट्स उस बैच का यदि टारगेट निकालते हैं, करीब 15 बच्चों का सरकारी जॉब हो चुका है। वो इतना अच्छा बैच था कि उसको हम म्यूजिक बोलते थे, डांस बोलते थे, गाना बोलते थे। उसके साथ उस समय सुपर 30 एक मूवी आया था, उसके साथ इंग्लिश पे एक गाना बना है ना। उसके साथ मैंने अच्छा डांस भी किया था शिक्षक दिवस में। उन बच्चों ने इतना अच्छा पेमेंट किया कि हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम पढ़ने जा सकते हैं। और उसी बैच को हम छोड़ करके बस सेटल डाउन करके हम दिल्ली चले गए, आईएएस के लिए चले गए। तो वहाँ गए, 1 महीना ही हुआ था कि लॉकडाउन लगे, लेकिन फिर भी हम घबराए नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो शिक्षक, जैसे आपको बताया नरेश चंद्र यादव जी, हमको बेटा ज़्यादा मानते थे। वो हमको हिम्मत दिए, बेटा वहीं रहो, घर नहीं आना है। तो अभी आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको बहुत ज़्यादा मान के इनिशिएटिव दे करके, यहाँ तक बोलते थे कि यदि पैसा नहीं है तो बोलो, वो भी हम देंगे। लेकिन कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो गया है। तो किस बात का है, उनसे मिलते थे तो लगता था कि अपना पेन जैसे नहीं समझते हैं कि पिता से ज़्यादा
उनसे हमारा वो हो जाता था कि एक गुरु शिष्य के जैसा। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब अगर माँ बाप के अलावा अगर कोई शिक्षक माँ बाप होता है तो शिक्षा का जीवन में बहुत योगदान होता है आगे बढ़ाने में। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए से इनिशिएटिव करते थे। पिताजी तो बचपन से उनका बेहतर गुण था ही, उनका गुण तो हमारे अंदर आया ही है, मेरी माँ का गुण है, लेकिन शिक्षा का गुण आगे बढ़ाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो फिर आपको बताना, दिल्ली से आए वापस तो फिर शुरुआत के निर्मल क्लासेस, जब निर्मल क्लासेस स्टार्ट किया तो मैं कंपटीशन, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जीके जीएस पढ़ाना शुरू कर दिया और बैच इतना भर गया कि उसके बाद यहाँ के बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जो बंद के कगार पे जाने लगा, जिसके वजह से मेरे ऊपर मेरा फेसबुक हैक हुआ। होने लगा। हाँ, मेरा फेसबुक हैक कर लिया गया। मेरी जो फैंस थे 2-4 लड़कियाँ सब जो बचपन से जिसको पढ़ाए थे, उसके ऊपर में कमेंट हुआ। मेरा पुलिस वाला आया, मेरा फ़ोन ले गया, फिर थाना गए, लेकिन पुलिस वाला खुदे बोलते हैं आपका फ़ोन में कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे। मतलब हाँ, बहुत सारा सवाल जवाब, बहुत सारा सवाल जवाब की उस वक्त मेरा इतना स्थिति ख़राब हो गया था कि मेरे यहाँ एक टीचर्स पढ़ाती थी, वो हमको बोली कि सर आप इतना प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं, शायद हम आपके जगह पर रहते तो हम सुसाइड कर लेते। वो ऐसे बोल रही थी। तो मतलब सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, मैंने भगत सिंह का, मैं एक 12वीं में एक लेख है, एक पत्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का है, उसमें वो बच्चों को बताते हैं कि सुसाइड मतलब आप समझ जाइए कि आप डरपोक हैं, कायर हैं। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आइडियल मतलब कि आदर्श मृत्यु जो होता है ना, वो लड़के मिलता है, मरने से नहीं मिलता। मरने से नहीं मिलता है कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो सुसाइड कर ले, सब कुछ सही हो हाँ, जाएगा, उसका ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ लिए जो कर रहा है डरपोक कायर इंसान है, कायर है, कुछ नहीं उसका। तो आप ये बताइए, परिवार का कितना साथ मिला था जिस टाइम कि आप कोचिंग करियर स्टार्ट किए थे? आपको जैसे कि बताया कि शुरुआत में तो पिताजी का सोच नहीं था कि हम कोचिंग चलाएं, मम्मी का नहीं था। और मेरे गांव में मैं पढ़ने में अच्छा था सबसे, तो गांव वालों का ये कहना था कि निर्मल तुम सरकारी नौकरी करो, है ना, बहुत अच्छा होता है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि सरकारी नौकरी को ही टारगेट करते हैं, खास करके अपना बिहार में? एक्चुअली बात क्या है कि हमारे समाज में एक सोच है सरकारी नौकरी का, तो अब एक्चुअली मैं भी उसी फेवर में था कि मेरा भी सरकारी नौकरी हो जाए, लेकिन उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, गांव के लोग जो सरकारी नौकरी के लिए मुझे इनिशिएट करते थे, हिम्मत देते थे हमारे अंदर में। लेकिन बाद में मेरा भले कैरियर चेंज हो गया कि मैं इस कोचिंग के तरफ में आया, और कोचिंग के बाद भी मैं सरकारी नौकरी करता था। अरे लेकिन मेरे साथ जो आज मेरी पत्नी है ना, श्वेता कुमारी, वो मुझे स्ट्रॉन्ग बिल देता है कि आप इसी में लगे रहिए, इसी में हमारा कैरियर होगा। वो मुझे कभी नहीं कहती है कि आप फॉर्म भरिए, ये करिए, वो करिए। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी का विकल्प हो सकता है, हम लोग क्यों नहीं इसी को कर सकते हैं। वो अभी साथ दे रही है, जिसके वजह से हमारा संस्था भी ग्रोथ कर रहा है। आपका शादी किस वर्ष हुए थे? शादी हमारा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है, वही लगभग 2023-24 के बीच में हुआ है। अच्छा, तो मतलब अभी मैम का पूरा सपोर्ट है आपको? हाँ, पूरा सपोर्ट। पहली बार कब लगा था आपको कि आप पर भरोसा करने वाले लोग मतलब आपको इंसल्ट कर रहे हैं या फिर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? पहली बार तब लगा था जबकि मेरा फेसबुक हैक हुआ था। हैक होने के बाद मेरे ही लोग जो कि हमारे यहाँ टीचर थे, जो कि जिस बंदे ने हमें आगे बढ़ाया था और उसको लगा था कि आगे चल जाएगा, तो वही लोग मिल करके मीटिंग करवा करके मेरे ही टीचर को मेरे खिलाफ भड़का दिया और बोला कि निर्मल सर आपका नाम खराब हो गया है, आप लड़कियों को कमेंट करते हैं, है ना, आप कोचिंग का नाम बदलिए। और कंडीशन ये हो गया था कि हम 12 बजे रात तक उस टीचर को समझाते रहते थे, हम नहीं किए हैं, हम क्यों अपना कोचिंग का नाम बदलें। और यहाँ कंडीशन इतना हो गया था कि अब कोचिंग का नाम बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सब साथ देने छोड़ना दिया था। तभी मेरी एक बहन है जो ऑलरेडी भागलपुर में वो डॉक्टर GNM की है, लेकिन अपना क्लिनिक चलाती है, अपना मेडिकल रनता है। वो अच्छा पढ़ी लिखी है, वो आई तो डायरेक्ट बोली सब टीचर को कि तुम लोगों को इसके साथ पढ़ाना है पढ़ाओ, न तब इसको हम पहले बोल रहे थे कि तुमको नहीं पढ़ाना है, तुमको 1 लाख लेना है, 2 लाख लेना है, जहाँ जाना है जाओ पढ़ने के लिए, तुम आया क्यों यहाँ नेतागिरी करने के लिए। हमको यही बहन बोली। और यदि आज नाम खराब हुआ है तुम नाम सुधारो। और उन लोग को बोला तुम लोग को भागना है, भाग यहाँ से, ये अकेले पढ़ाएगा, लेकिन इसका नाम खराब हुआ है, इसका जिम्मेदारी है, ये नाम सुधारेगा। मतलब तो जैसे कि आप बोल रहे हैं आकर के कॉन्फिडेंस थी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि नाम खराब हुआ, तो मतलब किस विषय पर हुआ था, आपको किस तरह से खराब इस विषय पे हुआ था कि मेरी शादी को लेकर कंट्रोवर्सी था कि निर्मल सर लव मैरिज कर रहे हैं,
और हकीकत में वो लव इसमें मैरिज कितना है, परसेंट है ना? मतलब है कि ये love कितना marriage है? परसेंट क्या 100% सही है कि लव मैरिज है। लव मैरिज कहे तो हम उस लड़की को पसंद किए, उनके मम्मी से बात किए। मेरे पिताजी दिल्ली से जब आए थे ना, हम शौक से यहाँ नहीं आए थे। दिल्ली पे आने का रीज़न हो गया कि मेरे पिताजी को लकवा हो गया और उनको उठाने बैठाने वाला कोई नहीं बचा। जब यहाँ आए पहली बार तो एक यहाँ पे बगल में एक SB एजुकेशन था, वहाँ हम झंडा फहराने के लिए आए। तो सब बच्चों का कहना है कि सर आप यहीं पे हम लोगों को पढ़ाइए, इसीलिए हम यहाँ आ गए थे। लेकिन फिर बाद में आए कि उन लड़की से जब मिले, उनसे श्वेता कुमारी से, तो लगा कि ये हमको करियर में साथ दे सकते हैं। उनका जो विचार और मेरा विचार एक जैसा था। और एक्चुअली बिहार में कास्टिज्म होता है और सेम कास्ट भी मिलता है, ठीक है। तो हम उनके घर पे गए और उनकी मम्मी को डायरेक्ट बोल दिए कि हम आपकी बेटी शादी करना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट्स नहीं था। तो वो भी बोली कि ठीक है, बातचीत करते हैं, है ना। लेकिन इसी बीच में जो है ना, तीसरा लोग बोलते हैं कि मेरा फेसबुक हैक करके इस चीज़ को हमें इंसल्ट करने के लिए कि कोई इजी से कैसे हो जाएगा, और हमको बदनाम करना शुरू कर दिया। मतलब ये घटना कब की है? वही 2022-24 की, मतलब फिलहाल की है, 23-24 की, 2-4 हाँ। साल पहले की है। पहली बार कब लगा आपको कि मतलब अब ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? ऐसा हमको आज तक नहीं लगा है। तो मतलब जैसे आप हमारा एक फॉर्मूला है कि भरोसा करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको यदि ऐसा लगता है किसी पर भरोसा नहीं कर पाइएगा, तब आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो सर जैसे अभी बताया आपकी मतलब जो जो हमारे साथ में थे वही लास्ट में। हाँ, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो हमारे साथ में टीचर हमको कोचिंग खोलने में स्ट्रॉन्ग मदद किया था, वो किसी के बहकावे का शिकार था। अच्छा, मतलब कोई थर्ड पार्टी था कोई जो आप लोगों थर्ड को पार्टी था सिखा जो रहा उसको बार बार कह रहा था कि तुम उसके साथ काम मत करो, नाम खराब हो गया है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने साथ दे दिया। मतलब बाद में रिग्रेट किया? हाँ, फिर बाद आपके में साथ रिग्रेट फील किया, आया तो बोला भी कि सर वाकई में आप ठीक थे। आज से 10 साल पीछे अगर आप मुड़ करके देखना चाहेंगे तो आपको किस बात पर गर्व होगा? हमको 10 साल पहले इस बात का गर्व होगा कि मेरे पिताजी हमेशा एक चीज़ हम बोले थे। जब हम 10 साल पहले तो 2012 में इंटर पास करके मैं जब भागलपुर पढ़ने के लिए गया था, तो पापा जी नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन मम्मी हमको किसी तरह से जाके एक रूम में जाके सेट कर दिया था कि तुम पढ़ो, जो होगा बेच बाच के देंगे, है ना। तो हमको जाके वहाँ सेट किए थे। तो एक बात बोले थे कि देखो तुमको यहाँ पढ़ने ज़रूर भेजे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा करना कि मेरा तुम्हारे नाम सुन करके मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो। ऐसा नहीं कि बोल देख फलना का बेटा ऐसा कुछ किया तो हम बदनाम हो जाएं। वो बात हमेशा हमको मेरे पिताजी का बात गूंजते रहता है दिमाग में, और हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि पिताजी का मेरा नाम ऊंचा ऊंचा होते चले जाए। अच्छा, कोई ऐसा छात्र जिसकी सफलता आज भी आपको भावुक कर देती है? हाँ, ऐसे एक छात्र थे हमारे पास, उनका नाम कुंदन कुमार है, दोस्तैनी ग्राम से आता है। वो जब हमसे मिलने के लिए आया था 2000 कोचिंग खोलने के जस्ट एक साल 2016 करीब में, तो वो एग्ज़ाम 10वां में था, एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले आया था। तो हम उसको क्या किए, देखिए रिजेक्ट कर दिए। बोले कि हम 3 महीना बचा है, हम नाम तुमको पढ़ा के अपना नाम नहीं ख़राब करेंगे। उसके साथ 3-4 बंदा था, सब भाग गया, लेकिन वो गेट पे खड़ा ही रह गया। तो बाहर जब निकले बोले तुम यहाँ खड़ा भी तक जाओ, घर नहीं पढ़ाएंगे, बोले क्योंकि अब समय नहीं बचा है। तो बोला कि सर आप एक बार भरोसा कीजिए, हम अच्छा करेंगे। और उस बंदे ने मैट्रिक में तो 2nd डिवीज़न नहीं किया, फिर इंटर में अच्छा 1st डिवीज़न पास किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो दिल छुआ कि वो इतना मतलब कि 11 पढ़ा, एक दिन फिर पढ़ने नहीं आने लगा। हम उसके घर पे गए तो बोले क्या दिक्कत है करने, तो देखो उसको एकदम ऐसे डमोला दे करके ऐसे घर में रहा। मम्मी भी उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, इतना गरीब था। हम उसको बोले कि आओ पढ़ने के लिए, तुम्हारा फीस हम माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो आया पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ लिया, पढ़ के पास किया और पैसा टेबल पे रख के चला गया। उनका वो चीज़ जो देखे उसके अंदर में कि एकदम हम अपना कॉन्फिडेंस जीना चाहते हैं, हमें वो तो उनका वो चीज़ हमको फैन बना दिया। दूसरा बात, अभी उससे कुछ दिन पहले मिले तो अभी उसके पास बाइक वाइक घर द्वार सब चीज़ है, जीविका में ही काम कर रहा है, लेकिन अच्छा पोस्ट पे है, बढ़िया इनकम कमा रहा है। अच्छी बात है। और समाज के बच्चों को फ्री में पढ़ाता भी है 2 घंटा उठ के। मतलब वो आपसे प्रेरित हुआ कि हमसे प्रेरित होकर समाज सेवा भी करता है। जब उसके गांव गए तो हमको दंडवत प्रणाम करने लगा, तो उसको उठा के हम गले लगा लिए
ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है और अब तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो। कर्तव्य निभाओ। मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपका जो प्रेरणा था, जिस टाइम आप बोले थे कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हाँ, तो वो आपसे वो प्रेरित बच्चा होकर के आज बच्चे को निभा पढ़ा रहा रहे हैं। है, तो उस गदगद हो गया उसको देख करके। आज के छात्रों में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं आप? आज के छात्रों में सबसे बड़ी जो कमी है ना, वो धैर्य की कमी हो गया है, पेशेंस। वो सब चीज़ आज चाहता है कि जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हम जैसे आर्ट्स पढ़ाएं या साइंस पढ़ाएं, हम डीप पढ़ाते हैं, ताकि तुम डीप क्या कहने का मतलब किताब की एक एक लाइन पढ़ाना चाहते हैं, ताकि उसको आगे चल के उसका समझ विकसित हो। और जब समझ आपका विकसित हो गया तो आप अपने जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहिएगा। चाहे वो आपको मीडिया का कर्मी बनना है, कुछ भी, हाँ, या आपको अफसर बनना है, आपको नेता बनना है, आप कहीं जाइएगा तो अपने नाम का एक अच्छा सा झंडा गाड़ के आ जाइएगा। लेकिन बात है कि बच्चे जो आजकल शॉर्टकट चाहते हैं ना, वो चीज़ कमी हमको खिलता है कि आप शॉर्टकट मत खोजिए। शॉर्टकट तो मतलब ऐसा हो गया ना कि वो आपका उस टाइम तक काम आएगा, हाँ, जिस टाइम तक आप एग्जाम हाँ, या कुछ भी मतलब मैट्रिक इंटर में आप अच्छा परसेंटेज कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद आप फ्लॉप हो जाइएगा। जैसे कि आप बताएं कि आपका इंग्लिश वीक होने की वजह से मतलब हाँ, आगे नहीं इंग्लिश कर पाए, वीक होने की तो आप वजह से आज हम आर्मी ऑफिसर होते हैं, लेकिन आज नहीं होते। तो आप इंग्लिश के लिए मतलब अपना बिहार में क्या चाहते हैं कि किस तरह से बदलाव हो इंग्लिश के लिए? हम भी उसके मतलब वो है शिकार आप भी रहे होंगे। देखिए, मेरा मानना क्या है कि इंग्लिश कुछ खास, अब तो मैं +2 तक को इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा IAS का ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो वो मेरा बहुत अच्छा है, वो हम ज़्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़े तो अब मेरी वहाँ पे तैयारी करने के बाद क्या है कि मैंने द हिंदू पेपर पढ़ा लगभग 2 साल तक, तो आज मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है कि मैं बच्चों को जनरल नॉलेज दे सकता हूँ इंग्लिश का। लेकिन बिहार के बच्चों का इंग्लिश ठीक करने के पीछे एक चीज़ हो सकता है कि इंग्लिश को हमें बचपन से इंग्लिश बच्चों के कल्चर में लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि रोट मेमोरी चलता है, रट्टो रट्टो रट्टो, इसके वजह से नहीं डेवलप होता है। और इंग्लिश कल्चर लाना थोड़ा टफ है, और ख़ास करके सरकारी स्कूल का जो बेस होता है ना बच्चों को, वो वहाँ पे उसको फोकस करके पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कमज़ोर होता है। और ख़ास करके ये भी देखते हैं कि 10th क्लास में 9 में इंग्लिश पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि 10th में कंपलसरी नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो संस्कृत को कंपलसरी करना चाहते हैं संस्कृत को करें, और जो इंग्लिश को करना चाहते हैं इंग्लिश को करें। देखिए, सिलेबस बहुत अच्छी है, बिहार सरकार की सिलेबस इंग्लिश की बहुत अच्छी है, नो डाउट्स। बट स्कूल में तो बच्चे स्कूल जाते ही कम है, पहला बात यह है। दूसरा बात है कि अभी गांव के लोगों का जो मैन शेड्यूल हो गया है ना, वो डिवीज़न देखने लगा है। चाहे इंग्लिश में फाइल भी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अभी एक लड़का से हम मिले, इधर एक गांव है, उस नाम से जबड़ा, वहाँ एक लड़का से मिले, उसका 400 नंबर मैट्रिक में है, लेकिन इंग्लिश में फाइल है। अब बताइए, अब वो आर्मी का फॉर्म फिलअप आर्मी का क्या, आपने जीवन का करियर में कई जगह पे उनको दिक्कतें आ जाएगी। सबसे मेन जो टारगेट होता है कि 10th करने के बाद आर्मी का इंग्लिश राइटिंग स्किल भी उनका कुछ नहीं है इंग्लिश में। यदि एक लाइन लिखा दे तो स्मॉल कैपिटल कहाँ लिखना है इतना तक नहीं पता है। इसी वजह से हमारा बिहार का बच्चा जो ना आज बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है। हम तो इस बात को मानते हैं सर, अभी हम फिलहाल कुछ 3-4 वर्ष हो गए जो कि हम होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हैं कि इंग्लिश कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अंग्रेजी ज़रूरी है बच्चों के लिए, जॉब के लिए जो अभी चल रहा है ट्रेंड में। अंग्रेजी आप जानते हैं तो आप अच्छे अच्छे पत्र पत्रिकाओं को भी समझ सकते हैं। जैसे आपको बोले कि हम ही द हिंदू पढ़ना शुरू किए, शुरू में द एडिटोरियल यूट्यूब पे वीडियो देखे, अब पूरा मेहनत किया, एक एक लाइन को उसको जोड़ जोड़ के चलना शुरू किया, तब जा कर के अभी भी 100% नहीं समझते, अभी 50% मिला जुला करके समझ जाते हैं। तो एक अच्छे छात्र की सबसे ज़रूरी आदत क्या होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी आदत होना चाहिए कि वो छात्र जीवन को समझे, कि उसका छात्र जीवन है कि पढ़ाई पे फोकस करे, खेल पे ध्यान दे, और इससे बेहतर हम तो नहीं चाहेंगे, कोई और ज़रूरत होना चाहिए। आपकी नज़र में एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? मेरे नज़र में एक अच्छा शिक्षक वो होता है कि जो बच्चों को सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी के लिए रखाए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राष्ट्रभक्त बनने के लिए प्रेरित करें, और उसे समझाएं कि तुम्हारे इस देश की को क्या ज़रूरत है और तुम क्या क्या कर सकते हो। क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है या फिर उसे समझाना भी? बच्चों को समझाना ही ज़रूरी है, पढ़ाना तो बच्चे खुद पढ़ लेंगे, मेन होता है समझाना।
जो युवा आज अपना कोचिंग या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हम ये सलाह देना चाहेंगे कि आपके पास जो भी व्यवस्था है आप उसे शुरू कर लीजिए और उसके पास उसमें 100% डेडिकेशन दिखाइए, आप जीवन में सफल हो जाइएगा। जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं 100% डेडिकेशन दे रहा हूँ। आप दिन भर यहाँ आएंगे तो आपको हम मिल जाएंगे, क्योंकि दिन भर कोचिंग के बच्चों को पढ़ाना, स्कूल के बच्चों पे ध्यान रखना, उसके बाद बच्चों को क्या समस्या है, उसका खुजली हो गया है, उसको भूख नहीं लगता है, खाया नहीं है, उस सब का ध्यान है। रात में उठ के 4 बार उसको देखना, कहे तो 24 आवर बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। किस गलतियों से बचना चाहिए जो कि कोचिंग शुरुआत करते हैं? देखिए, हमको तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि किन गलतियों से बचे, लेकिन फिर आप भी ये आपको बात इतना को तो होगा समझिए कि जो आपको लगे कि ये नहीं करना चाहिए, इससे कि हमारा इमेज पे है ना और हमारे कोचिंग संस्थान पे गलत असर डालेगा, उसको मत करिए। वो आपको करने से ना खुद एहसास हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप जैसे बताए थे मतलब 4, 5 या 10 स्टूडेंट्स होंगे, तो 10 स्टूडेंट्स है और अभी तक आपके पास अभी कितना स्टूडेंट होंगे आपके पास और कितना टीचर है? अभी तो हमारे पास कुल मिला के 18 शिक्षक है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट लगभग कोचिंग और स्कूल सब मिला के 350 पौने 400 के करीब होगा। उनको भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शिक्षक है, स्कूल के प्रिंसिपल अलग है, वहाँ के अलग है। तो जो आपके संस्थान में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनकी सैलरी बेसिस है या फिर कोई परसेंटेज? देखिए, सब टीचर्स का सैलरी बेसिस है, किसी का परसेंटेज बेसिस है, जो कि वो हमारा पर्सनल है, वो आपके बीच हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो सर, एक एमएस कोचिंग से लेकर के आज निर्मल क्लासेस और निर्मल गुरुकुल तक का सफ़र क्या मतलब? देखिए, एमएस एजुकेशन का जो हमारा सफ़र था वो एक जुनून था कि मुझे ऑफिसर बनना है, ठीक है। और निर्मल क्लासेस का जो सफ़र है उसके अंदर 2 लक्ष्य है, एक समाज सेवा और दूसरा खुद का खुद का क्या बोलते हैं करियर को क्रिएट करना। हाँ, जैसे कि है ना, इसमें हमारा ये लक्ष्य है। जैसे कि सुने कि एनजीओ आप कोई मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम तब उसके बारे में बताइए। अभी हम एक शुरुआत की है, एनजीओ नहीं बोल सकते, एक ट्रस्ट है, निर्मल एजुकेशनल ट्रस्ट। अच्छा। उसका शुरुआत करने के पीछे मेरा लक्ष्य है कि एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम करना और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसको मदद करना। और जैसे हमारे समाज में कहीं पर नशाखोरी चल रहा है और आज हमारा समाज का इतना हालत ख़राब हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे है ना गांजा और क्या बोलते हैं बीड़ी और इवन ब्राउन शुगर। हाँ, ब्राउन, अभी तो सूखा नशा तो हमें हमारा समाज को पागल करके रखा है। हमको तो डर लग रहा है कि आने वाले 10 साल में कहीं हमारा यहाँ पे अमेरिका की तरह जो एक स्टेट का नाम सुने तो वहाँ जॉम्बी है, हमारे बीच में जॉम्बी ना दिखने लगे, हमारे बच्चे इतना ख़राब ना हो जाए। इस बात का हमें बहुत चिंता। 10 साल तो बहुत दूर चले गए आप, है ना। हाँ, सुने थे कि जनरेशन के हिसाब से। हाँ, इधर भी जगदीशपुर का 1-2 केसेस ऐसा आया था। अब हम बोलेंगे आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम बच्चों को बताते हैं, इसकी हानियाँ गिना सकते हैं। लेकिन हम सरकार से आपके थ्रू यदि कोई हमें सुनते हैं तो हम कहेंगे कि आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करके है ना ब्राउन शुगर जो सूखा नशा उसको कंट्रोल करिए। तो ये आपको क्या लगता है, ये जो अभी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री बोल सकते हैं जो ब्राउन शुगर है, शायद अपने देश का नहीं है, शायद कंफर्म नहीं बता सकते हम, तो ये आने का क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, कहाँ का जिसके बारे में कि सुने भी नहीं थे हम लोग, कहाँ का है नहीं है, हम तो अभी तक देखे भी नहीं है कैसा होता है, हम भी नहीं देखे हैं। दूसरों से सुनते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे ऐसे खाता है पीता है, ऐसे सूंघता है, हमको यदि चीज़ नहीं पता है कहाँ का है, हम ये भी नहीं जानते। लेकिन उसका जो बच्चों एक दूठों पे सुनते हैं इफेक्ट जो देखते हैं बहुत गंदा हो रहा है। ये नशा हमारे समाज के बच्चों को खाते जा रहा है, तो ये कुछ भी करके इस पे रोक लगाना चाहिए। तो इसमें सुधार के लिए क्या करना होगा सरकार को? इसमें सुधार के लिए सरकार को क्या, पुलिस को कड़ी कदम लेना होगा, समाज में भी, समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज में स्वयं सेवक बनना होगा जो उसको एग्जैक्ट पुलिस को लोकेशन भी दे सके। लेकिन कहेंगे आप दे सकते हैं, तो हमारा भी औकात नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि पुलिस और गवर्नमेंट कोशिश करे तो हो सकता है, तो रोक लग सकता है। जब तक कि आएगा नहीं तो लोग पिएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो सप्लाई हो रहा है ना, तो सप्लाई चेन को ही काटना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है कि मतलब सप्लाई बंद हो सकता है?
हाँ, सरकार यदि अथक प्रयास करेगी तो कुछ भी हो सकता है। आप पुलिस का पावर कोरोना के टाइम में देखे ही है ना? तो फिर और क्या बात हो सकता है। तो हमारा एक और सवाल है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के साथ साथ अभी सोशल मीडिया क्रिएटर भी बनना चाह रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब वो स्टडी भी साथ साथ कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया क्रिएटर्स में वो देखना पड़ता है कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है। मतलब कोई अश्लील कंटेंट नहीं बना रहा है, अब अश्लील कंटेंट नहीं, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस वगैरह शॉर्ट डाल वीडियोस रहा बना है, रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, ब्लॉगिंग ट्रैवल कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वो ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई भी आपको यदि बड़ा लेवल का मीडिया मतलब कि बातचीत करना है आपको, उसके लिए समझ डेवलप करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल्स में हायर एजुकेशन आपका बढ़िया कॉलेज से होना चाहिए, तभी ना आपका समझ डेवलप हो पाएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो मतलब वो स्टडी कंटिन्यू कर रहा है, साथ साथ में टाइम निकाल के अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है। तो लेकिन फैमिली को क्या कहना स्टडी चाहिए को, उसके? फैमिली को क्या कहेंगे? फैमिली का तो आज के समय में फैमिली का तो बच्चों सुनता ही बहुत कम है। हकीकत बात तो ये है, नहीं, जो बच्चे सुनते हैं बहुत कम, रेयर केस में सुनते हैं। ठीक है, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है हमारे समाज में कि बच्चों और गार्जियन के बीच में नहीं बन रहा नहीं बन रहा है ना? यह यहाँ 100% तक कि reality है अभी के डेट में। नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों का समाज अलग हो गया है। गार्जियन आज जो सोशल मीडिया पे बच्चे काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सोचता है कि इसमें हमारा करियर बन जाएगा, वीडियोस वगैरह देखते हैं, और गार्जियन को लगता है कि सरकारी जॉब कर लेते ज़्यादा बेहतर रहता। ये अपना बिहार में तो सरकारी जॉब, तो इसके वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा खिंचातानी चल रहा है। तो सर क्या हम अर्निंग का बात कर सकते हैं? आपका अप्रोक्स इनकम अप्रोक्स बताना अभी आपको। देखिए, अप्रॉक्स में इनकम यहाँ पे यदि कहे तो इनकम अप्रॉक्स हम कितना सालाना कितना 5-6 लाख हो सकता है, अर्निंग हो जाता है। काट पीट के 2-2.5 लाख बच जाता है। कहने कि मतलब हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं तो दोनों कैदी सैलरी कहे तो 20-25 हज़ार का रेशियो में आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था कम है, हम फ़ी बहुत कम रखे हैं। उसके अलावा जो ऐसे गार्जियन होते हैं, जो ऐसे बच्चे आते हैं कि जिसका कोई सहायता नहीं है, तो हम उसको मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं, बट मेहनत बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल करना पड़ रहा है। तो आपका जो मतलब पैकेज है 12th या 10th का, तो क्या पैकेज है? कुछ भी पैकेज नहीं है। 12th में हम लोग 4 टीचर जो भागलपुर से फिजिक्स का टीचर मंगाते हैं, बढ़िया सैलरी देना पड़ता है। कितना सैलरी होगा? कितना सैलरी होगा? अप्रॉक्स 15,000 साइंस के टीचर का रेशियो में सैलरी है। 4 टीचर मिल करके पढ़ाते हैं, मात्र 8,000 में एक 12th पढ़ा देते हैं। 60,000 पर मंथ आपको देना पड़ता है टीचर को? हाँ, एक देना पड़ता है। तो अच्छी बात है कि 9-10 में बच्चा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो उसको मैनेज कर पाते हैं, ना तो वो भी नहीं कर पाए। 12 का कितने छात्र होंगे आपके पास? ज़्यादा नहीं हुए, 50-60 हो गए 12th में साइंस में। हाँ, हम आर्ट्स यहाँ पर जब से हम दिल्ली से पढ़ के आए, खास करके यूपीएससी का तैयारी किए हैं, तो यहाँ के बच्चों में एक चीज़ देखे कि आर्ट्स का बच्चे हमको समझ रहे हैं। समझने की वजह से आज आर्ट्स का हमारे पास अच्छे स्टूडेंट हैं, 80, 85, 90 चले जाता है, और हमारे बातों को भी समझता है, और जिसके वजह से वो लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइंस का तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं पहले से ही, तो उनका तो लेवल हमारा लेवल लगभग एक ही जैसा हो जाता है। बच्चे खास करके यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो ये देखते हैं कि वो पढ़ने जा रहा है, हमारा गांव का जा रहा है, तो हम भी चले जाते हैं उसके साथ में। कितना तो 2 साल पढ़ने पर उसको ये भी पता नहीं चलता है कितना बच्चों को कितना चैप्टर पढ़े, वो चैप्टरों का नाम याद नहीं रहता है। और अभी शिक्षा व्यवस्था को तो जान ही रहे, पास तो होना ही है, पास तो हो ही रहे है ना। बात इस बात की हो जाती है। लेकिन जो आई थिंक आप कंपटीशन भी कराते हैं? हाँ, कंपटीशन हम खुद से नहीं पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे एक हमारे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा, उनका तैयारी में क्षेत्र में रहा, उनका नाम है बिहारी सर है, बगल के गांव से आते हैं, वो यहाँ पढ़ाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़ाते हैं। तो किस लेवल तक का आप कराते हैं? जनरल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, रेलवे खास करके रेलवे और बिहार पुलिस, SSCGD आपका हो जाएगा, उससे खास कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या फीस होंगे उनके? बहुत कम फीस, 500 रुपया पर मंथ बस हो गया। उसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, 8-10 होता है, उनको बैठ के पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो मेरा और आखिरी या 2-3 सवाल होंगे। तो जैसे कि आपका लव से अरेंज है, तो आप इनके लिए अभी समाज को देखते हुए जिस हिसाब से भी चल रहा है कि मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो मतलब इसमें आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब है कि आप लव मैरिज किए हैं तो आप समाज को क्या देंगे?
है ना, क्या बताएंगे। देखिए आपको बताते हैं कि मेरा, देखिए अभी यदि आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो महाभारत वगैरह में देखेंगे कि विवाह के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो लव मैरिज ये कब होता है, इसमें यह तब होना चाहिए कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के गुण से आकर्षित होना चाहिए, ठीक है। तो हमने उनका गुण को देखा तो प्रपोजल दिया तो उनसे शादी किया, मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब दोनों गार्जियन मिले अच्छे से भोज भात करके अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया, अच्छे शादी कर, तो ये लव तब हो सकता है। बच्चों को कहेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम मत करो शादी ऐसे, हम कभी नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि तुम ये देखो कि हमारा लेवल क्या है, तुम ये देखो कि समय क्या है, सिचुएशन क्या है। तुम इंटर में पढ़ने आए हो और तुम यहाँ पे लव में दिमाग लगाने लगते हो तो ये संभव नहीं है ना। तुम्हारा यदि उम्र हो जाता है, तुम पढ़ लिख के उस लायक काबिल बन जाते हो, फिर तुम शादी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रहा है कि अभी तो सिचुएशन जो मतलब लव मैरिज का बच्चा लोग जो मतलब मैट्रिक इंटर वाला कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लव थोड़े है, वो तो ऐसे अट्रैक्शन है बच्चों का, उसमें कैरियर बर्बाद हो रहा है, अट्रैक्शन है ना। वो गार्जियन को भी और टीचर को भी चाहिए कि उसको समझाए कि ये तुम्हारा एज नहीं है ना। समय होना चाहिए उसके लिए, परिपक्व होगा उसके लिए, दोनों परिपक्व होना चाहिए कि नहीं हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने करियर को बना सकते हैं, डिसीजन लेने के लायक हो सके, तब तो लोग करता ही है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, है ना। हम कोई यूनिक थोड़े ना है। आपका तो शायद मतलब कास्ट सेम ही है, और जो इंटर कास्ट का आता है तो उसमें देखिए जब उस लेवल में आप जब उस लेवल में आप हो जाते हैं कि हम करियर में सक्सेस हैं, है ना, कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं, तो फिर कास्ट भी मायने नहीं रखता है। तो जो पेरेंट्स मतलब इंटर कास्ट को लेकर के इतना ज़्यादा लफड़ा करता है, देखिए मेरा मानना है कि आप तो इंटर कास्ट को लेकर के कोई नफड़ा ही नहीं करना चाहिए, है ना। कास्ट किस लिए बना था, कास्ट का जो निर्माण हुआ था काम, देखिए ऐसे जात जन्म से बना दिया गया, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पीरियड में निर्माण था ना, वो काम से रिलेटेड था। मान लेते हैं कि एक आप देखे होंगे बड़े बड़े IAS अफसर जो होते हैं, वो तो उनके जो लेवल की जो ऑफिसर होता है उससे आराम से शादी करते हैं, उसके लिए तो कास्ट का कोई मायने नहीं रखता, इसमें कुछ देखते नहीं है ना। तो बच्चे या कोई भी इंसान उस लेवल पे यदि पहुंच के शादी ब्याह करते हैं तो फिर हम कहेंगे नहीं, कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आप मतलब मैम जी से मिले थे तो सबसे पहले प्रपोजल किसका आया था, आपका या फिर इधर से? पहले प्रपोजल हम ही किए थे, तो उसमें कोई बात डायरेक्ट कर दिए थे? हाँ डायरेक्ट उनकी मम्मी को ही बोल दिए थे। नहीं मतलब डायरेक्ट मैम से तो पहले मिले होंगे ना? पहले एक दो बार ऐसे बात किए थे कि आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, आप मतलब ऐसे आपको कैसे लड़का चाहिए, तो उनका जो बात था, सोच था, वो लगा कि हमसे मैच कर रहा है, इसलिए उनकी मम्मी को बोले, फिर उनसे वो पूछी तो फिर बात हुई। तो पहले आप और मैम डिसाइड किए थे कि पेरेंट्स में बात करेंगे? डायरेक्ट पेरेंट्स से, क्योंकि उनकी माँ से ना मेरा पहले से जान पहचान अच्छा था, है ना, उनसे पहले से बातचीत अच्छी होती थी, तो ऐसे ही फैमिली है में बोल दिए, एज ए फैमिली। हाँ, उसमें कोई बड़ा बात नहीं था, क्योंकि उनसे बढ़िया रिलेशन है, और आज तो उन सब परिवार का हमको बहुत सपोर्ट है, इतना मदद करते हैं तब हम यहाँ पे चल पाते हैं। तो मैम की मतलब मैम अभी क्या करते हैं? बस जॉब से या फिर? कोई जॉब नहीं, बट हमारे साथ वो स्कूल देखते ही हम कोचिंग चलाते हैं। मैम यहाँ टीचिंग कराने आती है? यही टीचिंग कराती है। आपके हॉस्टल में कितने बच्चे होंगे? अभी कुछ खास नहीं, अभी तो शुरुआत है, 55-60 होंगे। हॉस्टल का पैकेज क्या है सर? बहुत कम, 2200-2500 पर मंथ है, उसमें 3 टाइम खाना है, उसके बाद 2 उसको ट्यूशन देते हैं, स्कूल देते हैं, कोई कहिए तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम लोग आराम से कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का, और कुछ नहीं है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 50 बच्चे स्टूडेंट्स हैं और वो सारे के सारे अचानक मतलब कुछ हो गया जो कि आपको पैसे देने के लायक नहीं, तो आप उसको पढ़ाएंगे या फिर छोड़ देंगे? हम तो बेवाक पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ाए भी है, 1-2 बैच हम फ्री पढ़ा दिए, क्योंकि आपको हम पहले बोल दिए कि अभी जो हमारा कोचिंग चलाने का लक्ष्य है, हमारा कैरियर कुछ नहीं किससे हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बट हमको लोगों में भरोसा बनाना है, इसीलिए हम उस पर ऐसा काम, हम आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पीछे का जो मास्टरमाइंड प्लान चल रहा है वो अलग चल रहा है? हाँ, वो अब क्या मास्टरमाइंड है, हम आपसे डिस्कशन क्या करेंगे, बट सबका भरोसा और प्यार मिल रहा है इस बात। कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? हाँ, नया क्या मिलेगा अभी तो समय ही बताएगा। समय का चक्र जब आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है, और किसी चीज़ को कोई ढक भी नहीं सकता है ना। ऐसे 10 साल मतलब आगे आप क्या निर्मल सर यहीं इसी संस्थान में रहेंगे या फिर कुछ? 10 साल आगे तक में ये संस्थान बहुत अच्छे रहेंगे, बढ़िया प्रगति किए रहेंगे,
जो मेरा लगन है, ठीक है ना। लेकिन निर्मल सर इसमें काम करेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन निर्मल क्लासेस, निर्मल गुरुकुल बहुत चरम सीमा पे ऊंचाई पे पहुँचे रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बार बार यही कहेंगे कि अभी सीक्रेट है ना, अभी हम उसको शेयर नहीं करेंगे। अभी हम जस्ट टीचर हैं, ठीक है, भले एक्सीडेंटल से टीचर बने हैं, लेकिन अभी दिन भर पढ़ाना है, मेरा ये काम है। और पब्लिक के मन में और भी एक सवाल है, आपके स्टूडेंट्स के भी मन में होंगे, तो आपका रियल नाम निर्मल जी है या फिर और भी कुछ नाम से? देखिए, सबका अपना अपना यूनिक नाम होता है। गांव में मेरे पिताजी बचपन में मेरा नाम टुनटुन रखे थे, इसलिए वो टुनटुन रखे थे कि पापा जी से हम पूछे, अब हिस्ट्री क्या है मैंने उल्टा के देखा नहीं है, तो पापा जी से पूछे कि लोग मेरा मजाक उड़ाता, आप मेरा टुनटुन नाम काहे रखे। कोई हमसे नाम पूछता था बचपन में क्या नाम है, तो हम लास्ट से नाम ही बोलते थे, है ना, क्योंकि टुनटुन एक ऐसा शब्द है। तो पिताजी से पूछे हम एक दिन, आप मेरा नाम टुनटुन क्यों रखे हैं, तो पिताजी बोले कि अंग्रेज़ ज़माने में एक टुनटुनी राम करके एक सिपाही था, टुनटुन राम करके, जो कि अंग्रेज़ बोलता था इंडियन पे गोली चलाने के लिए, तो अंग्रेज़ पे ही फायरिंग करते थे। कहते एक तरह से वो राष्ट्रभक्त थे, तो लेकिन उसकी मजबूरी रही होगी कि वो मतलब सिपाही का काम अंग्रेज़ों का करते थे, तो उनसे मोटिवेट होकर हमारे पिताजी हमारा नाम टुनटुन रखा, है ना। लेकिन बाद में जब हमको बेइज्जती महसूस होने लगता था, कहीं जाते थे तो थोड़ा ऑड फील होता था। लेकिन तो फिर मैंने अपना, मेरे यहाँ एक बाबा आए थे तो बोले कि इनका मन पवित्र है, निर्मल है, इसीलिए इनका नाम निर्मल कर दिया जाए। तो मैंने फिर एफिडेविट वगैरह करवा करके अपना नाम, तो आप खुद ये निर्मल नहीं कराए थे या निर्मल बाबा नाम दिए थे, और उसके बाद इस नाम को चेंज एप्लीकेशन लेके स्कूल में जा करके कोशिश करके इस नाम को चेंज मेरे गुरुजी करवाए थे, नरेश चंद्र यादव जी। अच्छा, आपको क्या बताएं, उनका रोल मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा रहा है। तो दोस्तों, सब बच्चों से यही कहते हैं कि तुम लोग यदि वकील और डॉक्टर और इंजीनियर यानी कोई अच्छा तैयारी करेगा, वकील और ऑफिसर का कोई तैयारी करता है, खास करके मेरा जो सपना था ऑफिसर बनना, जो हम नहीं बन पाए, यदि कोई हमारा स्टूडेंट ऑफिसर का तैयारी करेगा तो उनका सारे पुस्तकों का खर्चा हम उठाएंगे। अच्छी बातें हैं, है ना, ये हम क्लास में भी बोलते हैं। आप पढ़िएगा, आपको सालाना हमको 10,000 भी देना पड़ेगा किताब के लिए, तो हम देंगे, लेकिन आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए, जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा सपना पूरा कर दे। तो जैसे कि अभी मतलब जिस हिसाब से चल रहा है, जो लगभग देखेंगे जो हायर स्थान पे है कोचिंग सेंटर, वो अपना कोई ऐप बनाते हैं स्टडी के लिए, तो क्या इसके बारे में कभी ऐप डेवलपमेंट के बारे में सोचे आप? नहीं, मैं एक बार ऑनलाइन क्लासेस के सोचा था और चला भी बढ़िया, लेकिन दिन भर ऑफलाइन क्लास लेने के बाद उतना एनर्जी नहीं बचता है हम सामने उसको चला पाए, इसीलिए हमको लास्ट में उसको बंद करना पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस जो है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, वो उसमें तो आपको करना है नहीं, आप मतलब आपका जो टीचर है वो करेंगे? हाँ, नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में हमारा एक सहयोगी था, साहुल है, निशांत है, तो वो सब मुझे सहयोग करके पीपीटी वगैरह बना के देते, तो हम उसी से हम पढ़ाते, और कुछ खास हम उस पर उतना मेहनत नहीं किए, ऐसा बात नहीं, हमारा प्रोग्रेस अच्छा था, व्यूज़ वगैरह बढ़िया आ रही थी, लेकिन हम उसको फोकस नहीं किए, क्योंकि वो एक कहते हैं इमेजिनरी दुनिया है। मेरा करंट इधर अच्छा चल रहा है ऑफलाइन में, हम इस पर फोकस कर दिए। आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है जहाँ की आप मतलब? सोशल मीडिया अकाउंट से एक निर्मल क्लासेस करके ऑनलाइन है, और दूसरा खुद का फेसबुक व्हाट्सएप पे निर्मल क्लासेस, निर्मल कुमार आपको मिले, बस निर्मल कुमार ही मिलेगा, इसी पे हैंडल। तो क्या आप मतलब ऑनलाइन के बारे में सोचे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए? हाँ, सोचे हैं कि थोड़ा सा स्कूल सबको स्टेबल कर देते हैं, हॉस्टल को स्टेबल कर देते हैं, तो फिर हम अपना टीम बना करके इस बार ऑनलाइन आएंगे। अगर आपको कोई मतलब अपने क्षेत्र का ऐसा कोई लड़का मिले जो कि ऐप डेवलपमेंट करके दे कि आप इस ऐप से पढ़ाइए, तो क्या उसको क्या सपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है ना, ऐसा लड़का मेरे पास है, मेरा दोस्त खुद इंजीनियर है, वो आया था, बोल रहा था ऐप बना के, वो खुद बोल रहा हम सब कर देंगे, लेकिन हम अभी उस पर फोकस करने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इधर इतना ज़्यादा हम मतलब कोचिंग में उलझ गए, स्कूल में हम सोच ही नहीं पाते हैं उधर के बारे में, रियल बात ये है, इसीलिए से हम उस पर अभी सोच नहीं रहे। मेरा जो इधर का सोच है कि हम इसको बढ़िया से स्टेबल कर देंगे और अच्छे अच्छे टीचर्स ला रहे हैं, तब फिर इसको इधर का टाइम मिलेगा तब उधर देखेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए बायस है और भी बहुत सारे संस्था है, लेकिन हम भी वही सोच के शुरुआत किए थे। देख रहे हैं आप, पैनल वैनल सब चीज़ लगा हुआ है, कैमरा वैमरा सब है हमारे पास, लेकिन हम इधर उलझ करके उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या टारगेट है कुछ कि कब तक करेंगे आप इसके बारे में? कोई टारगेट अभी नहीं है फिलहाल, ऐसा हम
मेरे आदत है कि हम जो बोलते हैं ना उसको लगभग कोशिश करके पूरा कर लेते हैं, इसीलिए अभी हम नहीं बता सकते कब टारगेट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जैसे कि बताया आपने कि 5 स्टूडेंट से लेकर के अभी 500 स्टूडेंट्स तक का सफ़र बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा इसके पीछे सर जैसे बताया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करते हैं और आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट देखने में और बहुत कुछ जानने के लिए भी मिले होंगे सर के जर्नी के बारे में। कि लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।